हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो नया टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमें चार्जेस से मिलकर जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है उसकी स्टडी करनी है यहाँ पर। तो देखिएगा इसमें आवेशों से जो निकाय बनेगा ना, आवेश मिलकर क्या बनाएंगे, सारे आवेश मिलकर सिस्टम बनाएंगे, निकाय बनाएंगे और उस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है उसी की स्टडी यानी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ देखना है। तो देखिए उससे पहले मैंने आज जो लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में जो चीज़ पढ़ाई थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन विद्युत विभव की गणना दो केसेस में की थी हमने। दो केस क्या नहीं मतलब दो स्पीयर्स के लिए की थी। स्पेशली स्पीयर था मतलब एक स्पीयर कौन सा था, एक तो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर था, एक हमारा स्पेरिकल शेल था। मतलब दो चीज थी, एक तो गोली कोष था, दूसरा हमारे पास अचालक गोला। तो दोनों के लिए विद्युत विभव को कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला वो निकाला था। तो इसमें जो हमारा अचालक गोला है यानी नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है यानी 4 नंबर में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये भी होती है कि 4 नंबर में ही जरूरी नहीं कि 4 में आए, इसमें 1 या 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 या 2 नंबर में उसका डायग्राम यानी एक आरेख होता है, आलेख जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या किया जाता है, आलेखित किया जाता है। तो वो स्केच डायग्राम यानी जो आलेख है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, तो इंपॉर्टेंट रहेगा वो। तो अब हम हमारे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम दो चार्जेस लेंगे, आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा पे चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो क्या होती है निकाय की स्थिति ऊर्जा, आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो इसको दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली है, फिजिकली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा इसमें क्या होगी, 2.4 दो बिंदु आवेश होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे 2.4, दोनों कुछ डिस्टेंस पर होंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, क्या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, क्या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे यानी विपरीत प्रकृति के दोनों आवेश होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अगर उन दोनों सेम नेचर यानी समान प्रकृति के दोनों आवेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के विरुद्ध हम क्या करेंगे, आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण बल, इसके विरुद्ध यानी अपोज हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कुछ वर्क करेंगे, एक्सटर्नल बाह्य बल लगाएंगे। और वो बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य इन दोनों आवेशों से बना जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है वो कार्य ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, वो जो कार्य स्टोर हुआ है किस रूप में, ऊर्जा के रूप में, किसमें, आवेशों से बने निकाय में। तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में जो स्टोर हुआ उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आवेशों से बनी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं या आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हम फिजिकली नॉर्मली देखेंगे ये चीजें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा जो सेकंड डेफिनेशन है जो कि आगे की जो डेरिवेशंस करेंगे उन डेरिवेशंस में भी काम आएगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो दो बिंदु आवेश होंगे वही पॉइंट चार्ज लेने होंगे, 2.4 लेने होंगे, 2 या 3 जो भी है जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे मतलब बिंदु आवेश होंगे उनको क्या करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से भाई हमें क्या करना है कि 2.4 है उससे हमें क्या बनाना है, या 2.4 कितने भी हो सकते हैं, 2 बिंदु आवेश 3 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जितने चाहो उतने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बिंदु आवेशों की कोई निकाय है, बिंदु आवेशों से कोई निकाय बनता है, उसकी स्थिति ऊर्जा उस कार्य की तुल्य होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। तो इसका मीनिंग आप सीधे सीधे समझिएगा कि हम दो या दो का तो बोलने में आता है, नॉर्मली हम जो डेरिवेशन 2 या 3 के लिए ही देखेंगे, वैसे n आवेशों के लिए भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट चार्ज होंगे यानी बिंदु आवेश होंगे उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्यों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही क्यों, अनंत दूरी से ही क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि अनंत पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो वहां से जब लेके आएंगे शून्य स्थिति ऊर्जा से लेके आएंगे उन आवेशों को कहां तक, यानी कहां तक लेके आएंगे, विद्युत क्षेत्र में उनकी स्थितियों तक लाने में जो किया गया कार्य है उस आवेशों का जो निकाय, आवेशों के निकाय का निर्माण करने में संचित होती है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, आवेशों का जो निकाय है उस निकाय का निर्माण करने में संचित होती है। तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। आप ये बात याद रखिएगा। तो यही बात लिखी है, बिंदु आवेश के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा उस कार्य की तुल्य होती है जो आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है, ठीक है।
तो अब देखिएगा हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में आगे के क्रम में देखिएगा। तो पहला टॉपिक रहेगा दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा देखेंगे। इसमें दो बिंदु आवेश होंगे, दो बिंदु आवेशों से जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज लेंगे, एक तो ए पॉइंट पर है और एक बी पॉइंट पर है। ए पॉइंट पर चार्ज Q1 सिचुएटेड है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, बी पर चार्ज Q2 रखा है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। देखिएगा Q1 Q2 दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं। अब ये आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने माना है कि ए तो Q1 चार्ज तो ए बिंदु पर है, Q2 चार्ज बी बिंदु पर है। लेकिन क्या करेंगे, हमें आवेशों के निकाय की क्या चाहिए, स्थिति ऊर्जा चाहिए दो बिंदु आवेशों की। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, दोनों आवेश स्टार्टिंग में न तो ए पॉइंट पर है न बी पॉइंट पर, मतलब दोनों चार्ज अपनी स्थितियों पर नहीं है। कहां पर है, दोनों के दोनों आवेश अनंत पर है। दोनों आवेश कहां है, अनंत पर है, मतलब ए और बी पर न होकर दोनों आवेश कहां है, अनंत पर है। तो क्या करेंगे, ए और बी पर, ये लिखा है ए और बी पर न होकर कहां है, अनंत पर है, तब आवेश Q1 को सबसे पहले लेके आएंगे। ठीक है, Q1 को अनंत से और बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो जीरो होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि Q1 को आने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र का कोई विरोध नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो उस Q1 चार्ज पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, और फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आप चार्ज Q1 यानी अकेले चार्ज आइसोलेटेड चार्ज Q1 को अनंत से लेके आ रहे हो बिंदु ए तक, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट B लेते हैं। तो Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट B लेते हैं तो B पॉइंट पर पोटेंशियल मिलेगा। और वो पोटेंशियल कैसे, वो पोटेंशियल विभव क्या होगा कि हम एकांक जो धनावेश है उस धनावेश को या परीक्षण आवेश को कहां से कहां अनंत से और बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। वो विभव किसके बराबर होता है, अनंत से और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी किसको लाना पड़ेगा, एकांक परीक्षण धनावेश को, तो वो होता है विभव। तो विभव क्या होगा, इस ए पॉइंट पर उपस्थित जो चार्ज Q1 के कारण B पर विभव कितना होगा, V बराबर 4 पाई, देखिएगा इधर देखिएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। तो इस प्रकार से ये B पॉइंट पर विभव होगा, Q1 आवेश के कारण B पर विभव। ठीक है, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप आवेश Q1 को अनंत से और ए पॉइंट पर लेके आओगे तो कोई काम तो होगा नहीं, उस केस में तो काम नहीं होगा। लेकिन Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस पर जैसे ही कोई पॉइंट लोगे, पॉइंट B, तो इस B पॉइंट पर आपको पोटेंशियल देखना, तो वो कितना होगा, वो विभव तो आपको पता है विभव की डेफिनेशन क्या कहती है कि एकांक धनावेश को जब आप अनंत से और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विभव कहलाता है। तो वो विभव उसी पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, Q1 पर उपस्थित चार्ज ए पर उपस्थित चार्ज Q1 के कारण बिंदु B पर विभव जो हम लिखते हैं वो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन में R होता है। तो अब देखिएगा इसमें आगे देखिएगा विभव, ये चीज बताई है कि ये परिभाषा है। अब Q1 को तो हम लेके आ गए, Q1 को तो लेके आ गए, हमने विभव को भी देख लिया B बिंदु पर। अब हमें किसको लेके आना है, चार्ज Q2 को लेके आना है। चार्ज Q2 यानी आवेश Q2 ही तो बचा है, आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे और कहां तक लेके आएंगे, बिंदु B पर लेके आएंगे। तो कितना कार्य होगा, अब तो कार्य होगा, क्योंकि आपको पता है Q2 को हम Q1 के विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, Q1 के विद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध तो काम करना ही पड़ेगा। और वो कार्य कितना होगा, W बराबर Q2 इंटू B के रूप में होगा ना भैया, ये तो होगा W इक्वल्स टू Q2 इंटू B। Q2 को लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल V इसका है यहाँ पर, B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, V है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, W बराबर Q2 इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये Q2 इंटू V का मान आपको पता ही है, अभी समीकरण 1 में जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ रखनी पड़ेगी। V की जगह तो क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, तो इसको कंबाइन करोगे तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो इस प्रकार से ये कार्य क्या होगा, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इस प्रकार से ये होगा समीकरण 2, जो कि क्या बताता है, दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला है जो कि क्या बता रहा है, दो बिंदु आवेशों से बनी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को अभिव्यक्त करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U बराबर, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। दो बिंदु आवेशों के लिए हमने निकाय की स्थितिज ऊर्जा देख ली है। अब आगे देखते हैं, अब दो बिंदु आवेशों के लिए देख ली, अब दो से अधिक बिंदु आवेशों के लिए निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा, तो साफ साफ देखिएगा, इसमें मैंने एक दो से अधिक बिंदु आवेश लिए हैं, यानी 3 बिंदु आवेश लिए हैं। एक ट्राइंगल के रूप में ये चार्जेस को लिया गया, ट्राइंगल के ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसके 3 पॉइंट्स पर 3 चार्ज को रख दिया है, 3 आवेशों को रख दिया है।
तो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज है, इसमें 3 आवेश हैं। त्रिभुज के जो 3 कोने हैं, तीनों कोनों पर आवेशों को रखा गया है। तो पहले कोने पर मतलब यहाँ ये देखो, ये P1 पर Q1 आवेश को रखा है, P2 पर Q2 आवेश को रखा है, P3 पर क्या रखा है, Q3 आवेश को रखा है। क्योंकि अब की बार जो 2 से अधिक बिंदु आवेश लेने हैं, अब की बार 2 आवेश नहीं लेने हैं, 2 से अधिक बिंदु आवेश लेने हैं, तो 2 से अधिक यहाँ पर 3 ले लिए गए, Q1 Q2 और Q3 के रूप में, जो कि एक ट्राइंगल के जो कॉर्नर है उन पर क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 कोने, तीनों कोनों पर अलग अलग कोनों पर क्या रख दिया, आवेशों को रख दिया, एक पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3 को रख दिया है। तो 3 आवेश हो गए। अब हमें देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें भी स्थिति ऊर्जा निकालनी है, इन 3 आवेशों से बनी निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है, 2 से निकालनी है, 3 से और निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए वही काम है, वही सिस्टम है, वही मतलब जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम तीनों चार्जेस को कहाँ मानेंगे, ये पॉइंट्स पर न होकर कहाँ पर है, मतलब ये 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, P1 और P1 P2 P3 पर न होकर ये कहाँ पर है, अनंत पर है, अनंत पर है। तो अनंत से सबसे पहले Q1 आवेश को हम क्या करेंगे, बिंदु P1 तक लेके आएंगे। तो कार्य कितना होगा, कार्य कोई कार्य नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है Q1 को कौन रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। क्यों, क्योंकि आपको पता है Q1 क्या आ रहा है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो ये जब Q1 आ रहा है बिंदु P1 पर, तो आपको पता है यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। Q1 को अनंत से लाने में, अनंत से बिंदु P1 तक लाने में कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि Q1 के आसपास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब Q1 किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब Q1 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो कार्य नहीं होगा P1 तक लाने में, तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा। अब देखिएगा कार्य नहीं होगा तो W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भाई। देखिएगा भाई यहाँ अभी एक छोटा सा डायग्राम इधर बना लेता हूँ रफली, वो तो रहेगा अपना, मैं जब डायग्राम उसको खराब नहीं करेंगे। यहाँ से देख लीजिएगा, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। यहाँ पर चार्ज स्टार्टिंग में Q1 को लेके आ रहे हैं, कहाँ से, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो कोई काम नहीं होगा। अब यहाँ Q1 को लाने में तो कोई काम हुआ नहीं। देखिएगा समीकरण 1 से W1 बराबर 0 लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि माना तीनों आवेश Q1 Q2 B1 P2 पर स्थित है, P1 P2 P3 पर। अब संपूर्ण इकाई की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों आवेश अनंत पर हैं, सबसे पहले Q1 आवेश को बिंदु P1 पर लाने में क्या गए, कार्य क्या होगा, शून्य, क्योंकि क्षेत्र में कोई आवेश नहीं है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम अपना जो आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में कोई आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं हुआ तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है ना भाई, आवेश होता तो काम होता भाई, Q1 को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते तो काम होता। क्यों, क्योंकि उस Q1 पर क्या लगता, दूसरे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल जो भी है बल लगता, और उसके विरुद्ध हमें ये काम करना पड़ता। लेकिन हम किसी के विद्युत क्षेत्र में लेके नहीं आ रहे, कोई अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में नहीं लेके आ रहे, तो कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो कार्य क्या होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि क्षेत्र में आवेश ही नहीं है, तो मतलब क्षेत्र में आवेश नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। तो W1 बराबर 0। अब देखिएगा अब नंबर किसका है, Q2 का है। अब क्या करेंगे, आवेश Q2 को क्या करेंगे, Q1 के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। अब आवेश Q2 को Q1 के विद्युत क्षेत्र में और P2 बिंदु पर, भाई आवेश जो Q2 है उसको Q1 के क्षेत्र में और P2 बिंदु तक, ये दिख रहा है P2 बिंदु, P1 से R12 दूरी पर स्थित बिंदु P2 तक लाने में किया गया कार्य क्या हुआ, W2 बराबर क्या हुआ, इसमें हमें Q1 के कारण जो विभव होगा वो इंटू क्या होगा, इंटू Q2 जिसको लेके आ रहे हैं वो Q1 के कारण विभव होगा किस पर, बिंदु P2 पर, वो हो जाएगा इंटू किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो Q1 के कारण विभव इंटू Q2। अब Q1 का विभव आपने निकाल रखा है, वैसे स्टार्टिंग में बता ही दिया था मैंने, ये होता ही है पोटेंशियल, है ना भाई, ये पोटेंशियल हो गया Q1 के कारण विभव ये, और ये चार्ज Q2 है, कंबाइंड रूप से लिखोगे तो समीकरण 2 को प्राप्त कर लोगे। W2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो देखिएगा अब इसमें हमने Q2 को भी लिया है, Q1 को भी लिया है, Q2 को भी लिया है, अब Q3 का नंबर है। अब Q3 को भी हम क्या करेंगे, अब Q3 जो चार्ज है उसको P3 बिंदु पर लेके आना है, तो Q1 और Q2 के विद्युत क्षेत्र में लेके आओगे, आपको पता होना चाहिए यहाँ से। अब हमारे पास 2 चार्ज आ चुके हैं, पहले से 2 चार्ज आ चुके हैं, अब तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं अनंत से, Q3 को लेके आ रहे हैं कहाँ, P3 पर, तो Q1 और Q2 दोनों के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, तो दोनों के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगा, W3, और W3 किस रूप में होगा, W3 इक्वल्स टू किस रूप में होगा, Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, भाई P1 पर स्थित Q1 के कारण विभव P3 पर, और P2 पर स्थित Q2 के कारण P3 पर विभव। ठीक है, इन दोनों विभवों का योग कर देंगे, और किसको लेके आ रहे हैं, किसको, Q3 को लेके आ रहे हैं, तो विभव को हम क्या कर देंगे,
विभव को Q3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई। आप देखिएगा W3 इक्वल्स टू Q1 और Q2 के कारण जो विभव होगा वो टोटल वो हो जाएगा, टोटल विभव Q1 और Q2 के कारण बिंदु P3 पर, और इंटू Q3 को इंटू क्यों किया, क्योंकि Q3 आप इसको लेके आ रहे हैं से कहाँ P3 बिंदु पर लेके आ रहे हैं, तो इंटू Q3। अब Q1 और Q2 के कारण विभव आपको पता होना चाहिए, तो Q1 के कारण विभव P3 पर कितना होगा, P3 पर भाई इसमें डिस्टेंस क्या काम में लेंगे, R13 काम में ले लेंगे भाई, यहाँ से R13, और Q2 के कारण विभव P3 पर देखना है तो इसके लिए डिस्टेंस क्या काम में ले लेंगे, इसके लिए डिस्टेंस क्या काम में ले लेंगे भाई, R23 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या बन जाएगा, Q1 के कारण बिंदु P3 पर विभव क्या बन जाएगा, 1/4πε Q1 R13 हो जाएगा। अब दूसरा चार्ज Q2 है, Q2 के कारण बिंदु P3 पर विभव क्या बन जाएगा, 1/4πε Q2 R23 और इंटू Q3 बार इंटू Q3। अब ये इनको सोल्व करोगे तो लास्ट में 1/4πε कॉमन रह जाएगा, Q3 को अंदर ले लेंगे, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, समीकरण 3 हो गया। अब W1 W2 और W3 तीनों निकाल लिए हमने, ठीक है भाई। अब Q1 आवेश को लाने में कार्य किया, वो कार्य क्या था, 0 था, कार्य किया ही नहीं, कार्य हुआ ही नहीं भाई, कार्य हुआ ही नहीं तो कार्य 0 हो गया। फिर हम Q2 आवेश को अनंत से लेके आए, किसके विद्युत क्षेत्र में, Q1 के विद्युत क्षेत्र में, तो कार्य हुआ जो कि किस प्रकार से है, W2 बराबर 1/4πε Q1 Q2 R12 के रूप में। फिर हम Q3 आवेश को लेके आए अनंत से, और वो किसके विद्युत क्षेत्र में, Q1 और Q2 दोनों के विद्युत क्षेत्र में लेके आए, तो कितना कार्य हुआ, W3 इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, इस रूप में हुआ है। अब टोटल कार्य कितना होगा, टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालनी, पूरी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा निकालनी, पूरा जो निकाय दे रखा है पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, जो कि 3 आवेशों से मिलकर बना है, Q1 Q2 और Q3, इन तीनों आवेशों से मिलकर बना है सिस्टम। तो तीनों आवेशों से बने निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, दो आवेशों से बने जो निकाय है, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का कुल योग होगी, ठीक है ना। दो आवेश जैसे कि Q1 Q3 आवेश से बना निकाय उसकी स्थिति ऊर्जा, Q2 Q3 से बना निकाय उसकी स्थिति ऊर्जा, Q1 Q3 से बना निकाय उसकी स्थिति ऊर्जा, तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। या फिर हमें अभी जो कार्य निकाला उस कार्य को हम जोड़ देंगे, Q1 को लाने में क्या गया कार्य, Q2 को लाने में क्या किया गया कार्य, Q3 को लाने में क्या गया कार्य, तो तीनों आवेशों को हम जोड़ देंगे, तीनों कार्यों को हम यहाँ जोड़ देंगे तो पूरे निकाय की कुल ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी। तो पूरे निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो इस प्रकार से आ जाएगी, तीनों W1 W2 और W3 को जोड़ देंगे तो ये पूरे निकाय की क्या आ जाएगी, कुल स्थिति ऊर्जा U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को जोड़ेंगे तो W1 क्या 0 है, और W2 ये पता ही आपको, W3 ये है, ये भी निकाला समीकरण 3 से, तो सभी को कंबाइन कर देंगे, तो सभी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्मूला समीकरण 4 आ जाएगा, ठीक है। तो U बराबर 1/4πε Q1 Q2 R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 R13, समीकरण 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए यहाँ तक। ये जो टॉपिक था ये हमारा 3 बिंदु आवेशों के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूला है। ये समीकरण जो 4 है ये एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये डायरेक्टली 4 नंबर में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, तो अब की बार जो चांस है, सबसे ज्यादा चांस जो होगा वो इसी का होगा, ठीक है ना। 2 से अधिक बिंदु आवेश या 3 बिंदु आवेशों के कारण जो निकाय है उस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन फॉर्मूला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगली बार। U बराबर 1/4πε Q1 Q2 R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 R13, तो ये समीकरण 4 है, ये ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार से निकाला है, इसमें 3 आवेश लेंगे और तीनों आवेशों को कहाँ रखेंगे, त्रिभुज के 3 अलग अलग कोणों पर रखेंगे। सबसे पहले Q1 आवेश को लेके आएंगे तो कार्य 0 होगा, क्योंकि Q1 किसी विद्युत क्षेत्र, Q1 मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं आ रहा है, Q1 किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं आ रहा है ना। आपको पता है जब आप आवेश Q1 को लेके आओगे अनंत से तो वो कोई विद्युत क्षेत्र में थोड़ी ना आ रहा है, पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं ना, तो पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसका मतलब तो वहां उस आवेश Q1 पर कोई बल नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा उस केस में 0 होगा, क्योंकि बल लगेगा तभी तो कार्य होगा, बल तो लगेगा नहीं, क्योंकि बल के विरुद्ध ही काम होता है, और बल लगेगा नहीं तो बल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं है। भाई विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आवेश Q1 को लेके आओगे शुरुआत में तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण कोई बल भी एक्सप्रेस नहीं होगा, और बल एक्सप्रेस नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, Q1 के लिए तो स्पेशली कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। Q1 तो कोई विद्युत क्षेत्र में आ ही नहीं रहा ना,
Q1 जिस क्षेत्र में आ रहा है वहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए कार्य 0 हो जाएगा। अब जब चार्ज Q2 को लेके आओगे तो हम क्या करेंगे, Q1 के क्षेत्र में लेके आएंगे, और Q1 के क्षेत्र में लेके आएंगे तो कार्य होगा जिसे हम W2 बोलेंगे। अब तीसरा चार्ज है Q3, अब Q3 को हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 दोनों के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो भी कार्य होगा, W3 के रूप में होगा। फिर तीनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे तीनों आवेशों से बने निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा टॉपिक। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा अब ये जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिएगा इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस टॉपिक के बारे में सुनिए ध्यान से। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कार्य हमें देखना है। तो विद्युत क्षेत्र है वो भी एक समान विद्युत क्षेत्र है। देखिएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली गई है जो कि सारी की सारी क्या है, ये 4-5 लाइनें ली हैं, ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है, समान दूरी पर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है AB, दिख रहा है, ये वैसे चार्जेस नहीं शो किए हैं भाई, A पर चार्ज -Q है, B पर चार्ज क्या है, +Q है। तो यहाँ AB पर क्या है, AB क्या है, एक द्विध्रुव है, ये बात याद रखिएगा। या फिर द्विध्रुव कहाँ है, इस शुरुआत में साम्य स्थिति में है, यानी AB स्थिति में। कौन सी स्थिति में है, AB स्थिति में है, ठीक है ना, शुरुआत में, जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब हम क्या करते हैं, ये इस द्विध्रुव पर क्या होता है, एक बलयुग्म काम करता है। ये देखिए बलयुग्म का मतलब +Q के कारण तो QE +QE और -Q के कारण -QE। तो विद्युत क्षेत्र में इस जो द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव -Q और +Q से बना जो द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म काम करता है। एक बलयुग्म मतलब बल, 2 बल काम करते हैं। बलयुग्म का मतलब 2 बल काम करते हैं, एक तो ये +QE और दूसरा -QE। तो ये बलयुग्म क्या करता है, ये बलयुग्म इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने की कोशिश करता है, भाई विद्युत क्षेत्र से बाहर ना जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने की कोशिश करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बात याद रखिएगा, कौन करता है ये बलयुग्म, जो कि किसके कारण जनरेट हो रहा है, 2 फोर्सेस के कारण, एक तो +Q और एक -Q। ये देखो, एक तो ये आगे की ओर ये +Q और ये -Q, ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, साम्य स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस द्विध्रुव को घुमाना है, तो घुमाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा, इस विद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इस विद्युत द्विध्रुव को θ0 कोण से घुमा रहा हूँ। लास्ट में देखिएगा, ये देखो, ये जो ब्लैक पेन से बनाया मैंने, ब्लैक पेन से देखिएगा तो ये A' B', तो मैं इसको θ0 कोण घुमाकर इसको A', B' स्थिति में लेके आता हूँ द्विध्रुव को, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले, हमारे पास जो है द्विध्रुव है वो किसी क्षण क्या है, AB से θ कोण पर स्थित है, AB से θ कोण पर स्थित है, ये नहीं देखिएगा, AB से θ कोण वाली लाइन है, रेड कलर वाली दिख रही है, रेड कलर वाली लाइन है जो कि क्या बता रही है, AB से θ कोण बता रही है, AB से द्विध्रुव θ कोण पर स्थित है, ठीक है ना। तो θ कोण पर स्थित है, देखिएगा ध्यान से, θ कोण पर स्थित है। तो अब θ कोण पर जब द्विध्रुव स्थित होगा विद्युत क्षेत्र से, तो उस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण काम करेगा, आपको पता है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। और वो बलाघूर्ण क्या होता है, τ बराबर PE sin θ के रूप में होता है, आपको पता है ना भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि जब विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB साम्य स्थिति में रखा है, और ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ अगर θ कोण पर स्थित हो तो इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण काम करेगा। तो वो बलाघूर्ण τ बराबर PE sin θ के रूप में होगा ना भाई। देखिएगा इधर से देख लीजिएगा, ये बना रखा है, देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, τ बराबर PE sin θ, τ बराबर क्या होगा, PE sin θ के रूप में होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ θ कोण पर स्थित होगा। जो रेड कलर से मैंने डॉटेड लाइन शो की है ना, ये डॉट लाइन किसको बता रही है, ये इस बात को शो कर रही है कि हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ θ कोण पर है। तो θ कोण पर है तो इस पर एक बलाघूर्ण लग रहा है जो कि τ बराबर PE sin θ के रूप में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आती है बात। ये रेड कलर वाली की बात कर रहे हैं, रेड कलर वाली लाइन ये द्विध्रुव को शो कर रही है। ये द्विध्रुव क्या कर रही है, ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ θ कोण पर स्थित है। यहाँ पर तो θ कोण पर स्थित है तो इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगेगा जो कि τ बराबर PE sin θ के रूप में होगा, ठीक है। अब आगे की बात देखिएगा, अब इस द्विध्रुव को थोड़ा हल्का सा रोटेट करना है, तो हल्का सा रोटेट यानी d θ
कोण घुमा देना है इसको हल्का सा। देखिएगा ये रेड वाली है, ये तो थीटा कोण पर स्थित थीटा कोण को शो कर रही है, मतलब रेड वाली तो थीटा कोण को। अब जैसे ही थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं, यानी डी थीटा कोण से रोटेट कर देते हैं, तो अब हमारा द्विध्रुव देखिएगा ब्लू डॉट लाइन को देखिएगा। ब्लू डॉट लाइन जो है वो ब्लू डॉट लाइन किसको शो कर रही है? ये विद्युत द्विध्रुव की स्थिति को शो कर रही है, जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र से थीटा प्लस डी थीटा कोण बना रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव को हल्का सा घुमा दिया, मतलब थीटा कोण से हल्का सा घुमाया, इन डी थीटा कोण घुमा दिया। तो डी थीटा कोण जैसे ही घुमाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर हमने पढ़ रखा है भाई, बल गुणा विस्थापन पढ़ा है, लेकिन ये घूर्णन गति है तो इसमें क्या होगा? बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण तो यहाँ टो है, और कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा, क्योंकि हमने कितना कोण घुमाया है इसको? डी थीटा कोण घुमाया है। तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? टो इंटू डी थीटा। तो टो का मान रख दिया, पी साइन थीटा और डी थीटा है ही, पहले समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब देखिएगा हमें तो लास्ट मैंने शुरुआत में भी एक बात कह दी थी कि द्विध्रुव को हम क्या करते हैं? साम्य स्थिति से थीटा जीरो कोण स्थिति तक घुमाते हैं। थीटा जीरो जो कोणीय स्थिति है उस तक हम घुमाते हैं, तो यानी ए डैश बी डैश स्थिति में लेके जाते हैं। तो ए डैश बी डैश स्थिति तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, टोटल कार्य, वो क्या होगा? वो समीकरण 1 का जो समाकलन करोगे तब प्राप्त होगा। देखिएगा समीकरण 1, द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 से नई स्थिति थीटा बराबर थीटा 0 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो समाकलन कर दिया ना समीकरण 1 का। अब पी तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया, साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, अपर लिमिट थीटा 0 लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट रखेंगे तो फिर लोअर रखेंगे, ये माइनस इसको बाहर रख देंगे। देखिए माइनस इसको बाहर रख लेते हैं, तो पहले ऊपर वाली लिमिट कोस थीटा 0, फिर नीचे वाली माइनस कोस 0, और ये को यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि थीटा 0 को थीटा ही मान लिया मैंने। ये मान लिया कि हम कितना डिग्री कोण घुमा रहे हैं, सॉरी कितना कोण घुमा रहे हैं? थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो थीटा 0 को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो थीटा 0 की जगह हम क्या रख देंगे? थीटा रख देंगे, कोस 0 का मान आपको पता है 1 हो गया। अब ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये बनेगा आपके पास डब्ल्यू बराबर प्लस पी 1 माइनस कोस थीटा के रूप में। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। तो ये हमारे पास ये कार्य का व्यंजक आ गया, कार्य का एक्सप्रेशन फॉर्मूला आ गया। जब आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाओगे तो ये कार्य होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य समीकरण 2 एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनते हैं। तो पहला केस ये होता है कि आप द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाते हो तो एक काम करना पड़ता है, एक कार्य करना पड़ता है। वो कार्य कितना होता है? W इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 के रूप में। ठीक है ना, ये एंगल के रूप में आ जाएगा। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप साम्य स्थिति से आप क्या करते हो? उसको परपेंडिकुलर पोजीशन में लेके जाते हो। थीटा 1 0 से थीटा 2 बराबर 90 हो, थीटा 1 बराबर 0 से आप कहाँ लेके जा रहे हो? विद्युत द्विध्रुव थीटा बराबर 90 की पोजीशन में एंगुलर पोजीशन में लेके जा रहे हो, तो कितना काम होगा? तो कितना काम होगा भाई? थीटा 1 की जगह तो आप 0 रख दोगे, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, और कोस थीटा 2 की जगह 90, तो कोस नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने पास क्या जाएगा? पी आ जाएगा वर्क डन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे केस के लिए W इक्वल्स टू पी आ गया, जब क्या हो? थीटा 1 0 हो, थीटा 1 तो 0 हो, थीटा 2 क्या हो? 90 हो। अब केस थर्ड क्या है? तीसरा केस, इसमें थीटा 1 बराबर तो 0 है और थीटा बराबर 180 है, तो उस केस में क्या होगा? तो कोस 0 और कोस 180, कोस 0 का मान 1 और कोस 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 + 1 तो 2 गए, तो 2 PE हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्क डन आ जाएगा हमारे पास लास्ट पोजीशन के लिए, लास्ट केस के लिए आ जाएगा कार्य कितना? W बराबर 2PE के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो इसमें 3 टॉपिक्स हमने, वैसे तो मेनली मुख्य रूप से तो 2 टॉपिक हुए हैं। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, उसमें हमने 2 अलग अलग स्थितियों में बात की थी। एक तो 2 बिंदु आवेशों के लिए निकाय की स्थिति ऊर्जा देखी थी, और एक 2 से अधिक आवेशों के लिए, यानी 3 बिंदु आवेशों के लिए निकाय की स्थिति ऊर्जा देखी। फिर हमने ये देख लिया जो हमारा अभी किया ये टॉपिक, ये विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू PE × 1 माइनस कोस थीटा के रूप में। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होते हैं, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब एक टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक और बचेगा, उसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।